हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री अरविंद सिंह जी। तो प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये पाठ पढ़ने से पहले हम लोग चिट्ठी के बारे में कुछ जानते हैं। प्रायः हम चिट्ठी को पत्र के नाम से जानते हैं। पत्र जो होता है, पत्र दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र जो होता है हम उसे ऑफिशियल लेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कार्यालयी पत्र होता है। यानी जैसे हम अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र लिखते हैं तो वो जो है औपचारिक पत्र हो जाएगा। दूसरा प्रकार का पत्र जो अनौपचारिक पत्र होता है, ऐसा पत्र होता है जो हम अपने फैमिली मेंबर, अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आजकल पत्र की जगह पे मोबाइल का चलन ज़्यादा है, इंटरनेट का चलन ज़्यादा है, तो हम लोग अपने संदेश को जो है मोबाइल से इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल साइट आदि नेटवर्क से जो है भेजते हैं। किंतु पहले जो था, हम चिट्ठी के माध्यम से अपने संदेश को भेजते थे। और उसके भी पहले हम लोग कबूतर होता था तो कबूतर के गले में पत्रों को हम लटकाकर जिसके पास भेजना होता था उनके पास भेजते थे। और उसके पहले भी दूत होते थे तो दूत हमारे पत्रों को ले जाते थे। किंतु उसके बाद अभी कुछ फिर उसके बाद क्या हुआ कि डाकिया के माध्यम से हम लोग पत्र भेजने लगे। ऐसे धीरे धीरे सुधार होते चले गए। फिर डाकिया आया, फिर फैक्स हो गया, तार हो गए, ये सारी चीज़ें जो है पत्र जो है इसी माध्यम से भेजी जाने लगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ 5 चिट्ठी की अनूठी दुनिया। तो प्यारे बच्चों, ये जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। यानी अगर अभी भी पत्र का चलन है, कैसे चलन है देखते हैं। जैसे हम लोग कभी किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पे भी आवेदन पत्र होता है। कोई एप्लीकेशन लिखते हैं किसी अधिकारी के लिए तो वो भी पत्र के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जैसा जो संतोष होता है एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है। जितनी भी साहित्य हैं ज़्यादातर वो किस पे केंद्रित होती हैं, पत्रों पर ही केंद्रित होती हैं। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने भूमिका बहुत ज़्यादा निभाई है। आगे देखेंगे। पत्रों का भाव जो है सब जगह एक सा ही होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब पत्र के हम कुछ नाम देखते हैं, यानी पर्यायवाची। पत्र को उर्दू में क्या कहेंगे? खत कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहेंगे, कन्नड़ में कागद कहेंगे, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। ये पत्र के अन्य नाम हैं। यानी दूसरी भाषाओं में पत्र को क्या कहते हैं तो देखते हैं प्यारे बच्चों। उर्दू में जो है पत्र को हम क्या बोलते हैं? खत बोलते हैं। संस्कृत में पत्र को पत्र ही बोलेंगे। कन्नड़ में कागद कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में क्या कहेंगे? उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में जो है कडिद कहा जाता है। आगे देखते हैं। पत्र जो है यादों को सहेज करके रखते हैं। पत्र का काम कैसे यादों को सहेज कर रखेंगे? मान लीजिए आपके बाबा या दादाजी के ज़माने में पत्र लिखते थे, संदेश का माध्यम पत्र ही था, तो वो पत्र आज भी कहीं ना कहीं आपके घर के कोने में जरूर पड़े होंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? यादों को क्या करते हैं? सहेज कर या संजो कर के रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम रहते हैं। दुनिया भर के क्या करते हैं? दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र क्या करते हैं? एक दूसरे को तलाशते रहते हैं, ठिकानों तक पहुंचते हैं। तलाशते हुए क्या करते हैं? ये लोग ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। आगे समझेंगे। भारत में ही रोज, ये एक आंकड़ा है कि भारत में ही रोज
4 करोड़ चिट्ठियां जो होती हैं डाक में डाली जाती हैं। डेली कितनी चिट्ठियां? 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पत्र कितनी अहमियत रखते हैं इसी बात से हमें साबित होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हजारों सालों तक संचार का साधन कौन थे? हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार जो है रेल से भी तेज गति से क्या किए? संवाद यानी पत्र को एक दूसरे तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कुछ क्या किया कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र लेखन क्या हुआ? एक कला हो गया। पत्र लेखन लेखन ही ना रह करके एक कला का रूप ले लिया पिछली शताब्दी से। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्ष के समूह को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ये समझना है हमको। और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया गया। आपके दूसरे हिंदी वाली पुस्तक में, हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन का भी विधा होती है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी क्या किया कि अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व एक डाक संघ है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित का सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ पत्र लेखन का 16 वर्ष से कम आयु के, तो वो 1972 से शुरू किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। क्या हुआ कि संचार के साधन बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, इंटरनेट, संजाल, दूसरे संसाधन। तो क्या हुआ कि ये जो महानगरों में है संसाधन क्या हुए, संचार के साधन तेजी से विकास किया। अन्य और बहुत सारे कारण की वजह से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अब कुछ देखते हैं कि फैक्स, ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कह सकते हैं। ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। जो चिट्ठियां में ज़्यादा प्रभावित किया है उसमें फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को यानी विकास को रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। यानी सारे व्यक्ति जो हैं, सारे बच्चे कहीं ना कहीं पत्र लिखे हुए हैं, ना लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अब तो मान लीजिए मोबाइल का चलन है, किंतु जब मोबाइल का चलन नहीं था तो क्या होता था कि हमारे गांव में, शहरों में क्या करते थे, जो बाहर रहते थे उनका हालचाल हम चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ही मिल पाता था। और जो सेना में भर्ती थे वो तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि हमारे घर के हालचाल कैसे हैं, तो उसी पत्र के माध्यम से उनको अपने घर के बारे में जानकारी मिल जाती थी। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का इंतज़ार क्या करते थे, महीनों महीनों इंतज़ार करते थे। पर अब बात वह नहीं है, वह बात अब नहीं है। कोई पत्र का इंतज़ार नहीं करता। क्यों? क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने क्या किया कि दूरी बहुत घटा दी है। यानी बस, रेलवे, जहाज, ये सब इतने विकसित हो गए हैं कि पत्रों को क्या करते हैं, बहुत जल्द ही पहुंचा देते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों को चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। आज देश में ऐसे बहुत सारे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान
इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रशंसक हैं, आलोचक हैं, ये सब जो पत्र लिख चुके हैं, उनके जो पत्र हैं वो सारे के सारे पत्र अनुसंधान का विषय हैं। जैसे अपने सबसे बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए, उन्होंने भी बहुत सारे पत्र लिखे हैं और उनके पत्रों पे शोध किया जा रहा है। अगर आज जैसे संचार साधन होते हुए पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब क्या था कि तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री के लिए इंदिरा गांधी यानी कि उनके लिए फोन करते, पर तब पिता के पत्र जो है पुत्री के नाम नहीं लिखा जाते। हम लोग अपनी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, और उसको लिखा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। तो नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस संदेश तो हम सोचते हैं कि कितनी जल्दी पढ़ करके उसको डिलीट कर दिया जाए, किंतु पहले क्या था कि पत्र को हम कई बार पढ़ते थे, एक ही पत्र को कई बार पढ़ते थे और उसको फेंका नहीं जाता था, उसको बढ़िया से संजो करके रख लिया जाता था। किंतु आजकल के ज़माने में जो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी चैट करते हैं, कहीं पे भी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, तो उसको एसएमएस के माध्यम से जब भेजते हैं एक दूसरे को, तो फिर क्या करते हैं, उसको जल्द से डिलीट भी कर देते हैं। ये नहीं कि वो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? सही बात है कि बहुत ज़्यादा संदेश को हम सहेज कर रख भी नहीं सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके पत्र लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए भी थे राष्ट्रपिता के बारे में कि उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, तो भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संग्रहालय यानी इंग्लिश में इसको हम म्यूजियम बोलते हैं। संग्रहालय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? म्यूजियम कहते हैं। तो संग्रहालय क्या होता है कि जहाँ पे पुरानी चीज़ों को संजो करके रखा जाता है। तो दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र जो हैं देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना भी हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी पत्र की इतनी अहमियत है कि वो पुस्तक का रूप धारण कर लिए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे और दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, तो कुछ ज़्यादातर पत्रों में केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। गांधी जी जहाँ भी रहते थे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वो जहाँ भी रहें इंडिया अकेले नाम लिखा रहे, तो क्या होता था कि वो पत्र गांधी जी के पास पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी ज़्यादातर पत्रों के जवाब जो है गांधी जी दे देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो प्यारे बच्चों, जब गांधी जी के जैसा भी हमें भी बनना चाहिए कि जो काम हो उसको हमें तत्काल कर डालना चाहिए। कल के लिए उसको वादा नहीं करना चाहिए, कल करेंगे या परसों करेंगे, तो वो हमारा काम नहीं हो पाता है। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब गांधी जी देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, ये जब गांधी जी का दाहिना हाथ लिखते लिखते दर्द करने लगता, तो क्या करते, वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी गांधी जी दोनों हाथों से लिखने में कुशल थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव-गाँव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते हैं। प्रशस्ति पत्र का मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा या बड़े व्यक्ति के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी प्रशंसा में, उसी को हम प्रशस्ति पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है।
यानी उनकी प्रशंसा के लिए वो पत्रों को क्या कर लिया है, फ्रेम करके रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यह नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रूफ होता है। ज़्यादा वास्तव में जो पत्र है वो किसी दस्तावेज से कम नहीं माना जाता है। पंत के 200 पत्र, पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला जी के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद्र जी जो नए लेखक थे उनको बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे, मोटिवेशन आंसर देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेमचंद्र जी नए लेखकों को लिखते थे, उसी प्रकार से नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी जी को हम महात्मा के नाम से जानते हैं और रविन्द्रनाथ जी को कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। तो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसे बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यहाँ पे एक छाया चित्र बना हुआ है, जिसमें उनको दिखाया गया है एक पत्र लिख रहे हैं, पत्र लेखन कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। पत्र का जो विकास हुआ है वो आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का एक कार्य करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री का हैसियत बरकरार। ये नहीं है कि चिट्ठी पत्री की हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। प्यारे बच्चों, मनी ऑर्डर का मतलब समझते हैं? तो मनी ऑर्डर क्या होता है? एक तरीके से पैसे के लिए ही जैसे पहले क्या करते थे कि हम लोग बैंक से पैसे, जैसे अब हो गया कि मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या कोई किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, तो पहले अगर किसी को पैसा चाहिए था तो हैंड टू कैश, हाथों हाथ नहीं मिल पाता था। अगर बाहर है, दूर से है, गुजरात का व्यक्ति अगर यूपी में भेजता है कोई पैसा, तो वो मनी ऑर्डर के ही माध्यम से आता था। यानी एक कागज़ होता था, उसी पे लिखा रहता था कि कितने रुपए हैं और किसके दिए जाने हैं। तो दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही पहले जलते हुए थे। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भाई वो घर का जितना भी चूल्हा जलता था उसी के माध्यम से ही जलता था मनी ऑर्डर के। तो गांव का जो डाकिया होता था, जो मनी ऑर्डर पहुंचाता था, वो किसी देवदूत से कम नहीं होता था। आशा है प्यारे बच्चों आपने
ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है, क्यों? और इसी प्रकार से जितने 5 प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप हल करके आइएगा। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, इस शब्दार्थ को आप अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। आप सबने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।